देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट is incident on a reflecting surface such as mirror, it get deviated, deviation वहां पे भी होगा, but it will not change the medium। जबकि अब हम लेंगे रिफ्रैक्शन, दो केसेस लेंगे, ध्यान देना, वहां मीडियम चेंज होगा। सपोज दिस इज अ रेयर मीडियम such as suppose air and this is denser medium, light is traveling the changing the medium, ठीक है, ग्लास ले लेते हैं या वाटर भी ले सकते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ग्लास, ठीक है। तो देखो ये है हमारा नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, जाना चाहिए था स्ट्रेट ऐसे, बट इट विल नॉट ट्रेवल स्ट्रेट, इट गेट डेविएटेड और यहाँ पे बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो याद रखना, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये देखो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो वी कैन से आई, ये ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहां से जाना चाहिए था बट वो इधर बेंड हो गई इतने इससे, तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सो डेल्टा अगर किसी ने पूछा तो हम लिखेंगे आई माइनस आर, दोनों चीजें याद रखना है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जाना चाहिए था स्ट्रेट बट इट गेट डेविएटेड एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेविएशन हुआ है और बेंड हुई है लाइट, दिस फिनोमिनन, मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है। रिफ्लेक्शन में डेविएशन होता पर मीडियम चेंज नहीं होता, बट इन रिफ्रैक्शन डेविएशन भी हुआ है और मीडियम भी चेंज हुआ है, याद रखना। तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यहां से जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट बट इधर बेंड हो गई, ये एरो दे देते हैं, इतने इससे बेंड हुई है डेल्टा, कितने से बेंड हुई है, आई माइनस आर, ये आई ग्रेटर है, आर स्मॉलर रहेगा क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ठीक है। और याद रखना दोनों भी केस में, जो आगे भी बताएंगे वो भी, क्या चेंज होगा व्हेन मीडियम चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, ये दोनों चेंज होंगे। क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, याद रखना, क्रॉस लगाया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये दोनों चेंज होंगे, ये और ये, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो व्हेनेवर लाइट चेंजेस द मीडियम, या हम बोलेंगे उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सो वेवलेंथ विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, याद रखना, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो ये हो गया एक रेयर टू डेंसर। दूसरा भी ले लेते आगे, डेंसर टू रेयर में कैसा होगा ये याद रखना, दिस इज डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, आई माइनस आर। तो यहाँ पे वेलोसिटी और वेवलेंथ कितनी चेंज होंगी ये डिपेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी इस पे, ग्लास पे, देखते हो, ये देख लो, नोट डाउन कर लो। ना इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, सपोज दिस इज नॉर्मल, अब इंसिडेंट रे उल्टा निकल रहा है, मान लो ट्रैवलिंग हो रही लाइट की, ये इंसिडेंट रे, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, काय में, ग्लास में। सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर यानी लाइट के लिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, ये ऐसे, ठीक है। बट याद रखना, when light travels from denser to rarer medium, it bent away from the normal, तो ये है पूरा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे I will be less than R, सीधा जाना चाहिए था पर इधर बेंड हुआ है, ठीक है। तो डेविएशन कितना है, ये है हमारा डेविएशन, यानी ऐसे जाना चाहिए था पर इधर गई है, तो ये डेविएशन का एंगल हो गया और इसको डिनोट करेंगे डेल्टा से। सो डेल्टा अब यहाँ पे आएगा टोटल R, उसमें से ये वर्टिकली अपोजिट I माइनस कर दो, यस। और वहां पे भी याद रखना, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज होगी, तो जब आप रेयर टू डेंसर बोलेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम रहेगी तो वेवलेंथ भी कम, ठीक है। और जब डेंसर टू रेयर जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, ये याद रखना। ये पता ही अपने को, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम में ज्यादा है ये वाली केस। तो जब इधर से इधर आएगा
तो बोलना डिक्रीज हुई है, और इधर से इधर गया तो सब बोलना वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज। दोनों भी केसेस हो गए। याद रखो रिफ्रैक्शन में व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो एंगल ऑफ डेविएशन दोनों केस में याद रखो। तो ये बेटा नाम की जगह नंबर डाल देंगे। तो जो डेविएशन है या जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये जो डेविएशन है आर या आई जो भी चेंज हुआ है, तो वो डेविएशन किसकी वजह से हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूं, ये हटा देते हैं। दिस इज सपोज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, 1 2 कर दिया। लॉज लिख रहे हैं। लॉज पहला तो सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। एंड सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी इस म्यू से डिनोट करेंगे हम लोग। कौन से मीडियम में जा रहा, सेकंड मीडियम में। कहां से जा रहा, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पोजीशन मत बदलना, 1 यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल यही लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, सेकंड मीडियम में। कहां से जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। ये पूरा लिखना सिखाया है मैंने फॉर्मूला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1। ये सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब दे आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलो या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, μ1 sin r इज इक्वल्स टू μ2 sin r। ये हो गया हमारा स्नेल्स, या ये भी बोल सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला लिखा है, फिर से लिखेंगे एक बार, अभी तो थोड़ा ही ये लिखा ध्यान रखो। और ये कैसे आया बताया भी था, देखिए दिस इज स्नेल्स लॉ। These are the laws of refraction. Refractive index का फॉर्मूला बता देते हैं एक बार फिर से देख लो। तो refractive index is the quantity due to which the velocity or angle will change. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है वो जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं वेवलेंथ चेंज होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर, कोई यूनिट नहीं रहेगा, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, फार्मूले में आ जाएंगे वो। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, याद रखना, ड्यू टू व्हिच वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, या एंगल चेंज हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पूरा फार्मूला लिख देता, ये हटाते, ये रहने देते, इधर ही लिख लेते। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या वेवलेंथ 1 अपॉन वेवलेंथ 2, या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं आप लोग, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, पर न्यू कैंसिल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से। या वेव नंबर लिखा था हम लोगों ने, इसकी जगह μ2 बार अपॉन μ1 बार, और वी कैन राइट ये, तो ये μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं इसको, या फिर आप पूरा ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको रिवर्स करके μ1 2। ये पूरा फॉर्मूला लिख के दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो एक बार फिर भी देख लो ये पूरा। तो हमने मीडियम के हिसाब से लिखा था, ग्लास वाटर लेके भी, और नंबर के साथ भी लिखा था, तो नंबर के साथ अभी सामने ही लिखा है, देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो फिर से। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पे डिपेंड कर रहा है पूछा तो याद रखना, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ये वेलोसिटी वेवलेंथ, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ तो मटेरियल की डेंसिटी भी चेंज होगी, तो
साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसीलिए जब ग्लास प्रिज्म में से हम लाइट पास करते हैं तो हर एक की वेवलेंथ अलग है, तो हर एक की वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग रहेगा, तो डेविएशन भी अलग अलग होगा सबका, इसीलिए 7 डिफरेंट कलर्स क्या हो जाते हैं सेपरेट। तो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ यानी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड थर्ड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑफ दैट मीडियम। याद रखना, देख लो। ठीक है, इसको भी कर दो। ये भी फॉर्मूला ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रहा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 या 1। इसका मतलब याद रखना ये 2 वैसे के वैसे रखेंगे, ये 1 की जगह हम लोग लिखेंगे वैक्यूम, तो यहाँ 1 लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। तो 2 की जगह हम लोग चाहे जो ग्लास भी लिख सकते हैं, सेकेंड मीडियम सपोज ग्लास है तो हम लिखेंगे दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। यहाँ 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 कुछ नहीं लिखा है, मतलब याद रखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना हमेशा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एयर के रिस्पेक्ट, और वैक्यूम ही बोलना। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी रहेगा मीडियम का, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये याद रखना फिक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जैसे ग्लास है 1.5 टू 1.6 ग्रेटर देन 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.42, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 1। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। बट एक मीडियम का अगर दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं ग्लास का वाटर के साथ, ठीक है, तो वाटर का है सपोज 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ग्लास का है 1.5 और वाटर का अप्रोक्सीमेटली 1.33, तो कहेंगे ग्रेटर देन 1। बट अगर मैं उल्टा पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये हो जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी लेस देन। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, याद रखना। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ, तो हमने यहाँ क्या लिखा है ग्लास, तो इधर हम कर देते हैं वाटर, ये, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी ने ये डायग्राम दिया है ग्लास में जा रहा वाटर से, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये ग्लास के ऊपर वाटर का नीचे, ग्लास का है 1.5 वाटर का 1.33, जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट इफ हम उल्टा ले ले ग्लास टू वाटर, तो बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिवर्स जा रहा है, एरो बदल देता हूं, ये इधर, ये इधर, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास से वाटर जा रहा है, तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.33 वाटर का, ग्लास का 1.5, तो डेफिनेटली आंसर आएगा लेस देन 1। तो याद रखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बट absolute refractive index is always greater than 1 because we are considering it with respect to vacuum। तो ये थोड़ा सा याद रखना, absolute और relative। रिलेटिव में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करेंगे, जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी एक का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कंसीडर करेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ग्रेटर देन 1 और कैन बी लेस देन 1। नोट डाउन करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा और बता दो फिर आगे चलेंगे। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता, ये समझो स्विमिंग पूल, आप लोगों ने शायद नोटिस किया भी होगा, अभी खाली है समझो, ठीक है,
तो यहाँ समझो एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, या एक पॉइंट पड़ा है सपोज, ये पॉइंट पड़ा है वहां पे बेस में, और अभी पूरा एम्प्टी है, तो रे जो यहाँ से आएंगी वो ऐसे ट्रैवल करेंगी सीधा, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं सपोज, ठीक है। ये समझ में आया? तो अभी स्विमिंग पूल खाली है, या आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं, टैंक में या टब में, ठीक है। अब हम इसमें वाटर फिल करने वाले हैं, ये हमने वाटर फिल कर दिया इसमें। तो मीडियम पहले क्या था, एयर था, एयर में थे हम लोग भी, पर अब जैसे ही पानी डालेंगे, यहां से यहां तक वैसे ही है, बट लाइट इज नाउ ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर, कॉइन वहीं का वहीं है, वाटर दैट इज डेंसर मीडियम टू जा रही एयर दैट इज रेयरर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, पहले तो हमने खाली रखा था तो एयर ही था पूरा, तो स्ट्रेट लाइन गई थी, अब यहाँ से जैसे मीडियम चेंज होगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम इसको पीछे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो हमको लगेगा कि वो कॉइन यहाँ पर है थोड़ा सा ऊपर, तो ये आप लोग घर पे भी देख सकते हैं, टैंक में हमारे को ऐसा लगता है कि टैंक का बेस थोड़ा सा ऊपर है, या हम कभी पानी में पैर डाल के बैठे हैं तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हमारे पैरों की लेंथ थोड़ी छोटी लग रही है, या जो बेस है पॉन्ड का या तालाब का बोलो या फिर स्विमिंग पूल का, तो बेस थोड़ा सा ऊपर लगेगा, बेस को भी बोल सकते थे, बेस थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, यानी कॉइन अगर यहाँ है तो यहाँ दिख रहा, तो बेस हमारे को लगेगा यहाँ। तो द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल, या उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इट सीम्स टू बी राइजन अप, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऊपर है वो, ये देखा होगा आप लोगों ने, आप घर के पानी के टैंक में भी झांक के देखना, ऐसा लगेगा कि बेस थोड़ा सा ऊपर है, या टब में ये आप लोग करके देखना कि कॉइन डालना पहले खाली टब में, और अब उसमें पानी डाल के उसको देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉइन थोड़ा पहले वाले केस से ज्यादा ऊपर है। एक मिनट, तो देखो याद रखना, द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल सीम्स टू बी राइजन अप, यानी ऐसा लगेगा यहाँ नहीं यहाँ है बेस, या बॉटम ऑफ द टैंक बोलो या बॉटम ऑफ द टब बोलो, आप पेन भी इंसर्ट करेंगे ग्लास ऑफ वाटर में तो ये थोड़ा सा आप लोगों को बेंट लगेगा, वो भी सेम रीजन से, क्योंकि लाइट मीडियम चेंज कर रही फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये है एक्चुअल डेप्थ, इसको हम डिनोट करेंगे h से, ये है अपरेंट डेप्थ जो हमको दिख रही, इसको हम डिनोट करेंगे h डैश से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोग ये भी लगा सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, h अपॉन h डैश। तो ये डेफिनेटली ओरिजिनल डेप्थ ज्यादा है, जब हम बाहर से देखेंगे पानी फील्ड है पूरा, तो बेस या उसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो अलग हाइट पे दिखेगा, या फिश बोल सकते हैं जो भी। तो ये है हमारी रियल डेप्थ, ये है हमारी अपरेंट डेप्थ, अपरेंट मतलब जो हमारे को दिख रही है, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला याद रखना है h डैश। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, तो इससे भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। देखो तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, मतलब यहाँ था हमको यहाँ दिखेगा, इसको हम बोल सकते हैं शिफ्ट, जो एरो दिया है इसको हम लिखेंगे शिफ्ट। तो एक्चुअल डेप्थ है h, हमारे को लगेगा कि वो डेप्थ है h डैश, तो माइनस h डैश, सो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे h या h डैश की, देखो तो h डैश की वैल्यू डालेंगे, सो इट इज h माइनस यहाँ से क्या आएगा h डैश, h अपॉन म्यू, सो h अपॉन म्यू, सो h कॉमन ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप शिफ्ट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। h इज द रियल डेप्थ ना, यहाँ लिख देते रहे, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये भी फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल है, समझो कि पहले कॉइन हमको यहाँ दिख रहा था पूरा खाली था, तब जब हमने इसमें पूरा पानी भर दिया तो उस कॉइन और द बॉटम ऑफ दैट टैंक सीम्स टू बी राइजन अप, ऐसा लगेगा थोड़ा सा ऊपर है, और किसकी वजह से लगेगा, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो ये देख लो, तो ये याद रखना, बेस ऑफ द टैंक या बेस ऑफ द स्विमिंग पूल सीम्स टू बी राइजन अप, थोड़ा सा ऊपर लगेगा। कितना ऊपर लगेगा तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं आप लोग, रियल डेप्थ जो है और ये अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसी पर से आप एक ये भी याद रख सकते शिफ्ट के लिए, सपोज यहाँ एक डॉट है जिसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो बीच में अब हम लोग एयर की जगह रख देंगे एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस है सपोज टी। तो ये डॉट यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे दिखेगा यहाँ पे, तो कितने से शिफ्ट होगा, तो यही फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ एच मतलब ये था डेप्थ रियल, तो ये थिकनेस ग्लास स्लैब की ले लेना वहां पे, बस उतना चेंज करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अच्छा रेन एच, यहाँ पे हम लोग एच ही कर रहे हैं, थिकनेस टी लिख सकते हैं, तो यहाँ टी आ जाएगा, टी टी टी, वो एच की जगह भी टी। तो शिफ्ट का डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना कि डॉट पहले यहाँ था जब हम देख रहे थे, हमने बीच में ग्लास स्लैब रख दिया, तो ऐसा लगेगा कि डॉट यहाँ आ गया थोड़ा सामने, कितना शिफ्ट हुआ, जितनी इसकी थिकनेस है समझो h या t से डिनोट करेंगे तो t। शिफ्ट का अगर फॉर्मूला लिखेंगे थिकनेस t के लेके, तो फिर वैसे लिखेंगे, देखो t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास। यहाँ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, वाटर, इतना चेंज है। तो देख लो, तो पहले डॉट यहाँ दिख रहा था, फिर हमने बीच में ग्लास स्लैब रख दिया ये, तो डॉट ऐसा लगेगा थोड़ा सामने आ गया, कितना शिफ्ट हुआ, सेम फॉर्मूला वही, देखो अब जो ले रहे वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में परफॉर्म किया है। ग्लास स्लैब रखेंगे पेपर के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा ही बना दीजिए, ग्लास स्लैब पेपर के ऊपर रखे थे आप लोगों ने। यहाँ आपने पेंसिल से एक नॉर्मल बनाया, एक इंसिडेंट रे बना लिए थे ऐसे, फिर यहाँ एक टचनी यानी एक पिन लगाए और यहाँ एक पिन लगाए, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और फिर आपने इधर पिन लगा के रिफ्रैक्टेड रे निकाले थे। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया था, तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, ये पाथ होना चाहिए था, बट ऐसा पाथ रहेगा नहीं। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम air to glass, so it will bend towards the normal, यानी कि ये नॉर्मल है हमारा। नाउ आगे देखो, तो देखो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती स्ट्रेट, और ग्लास स्लैब की वजह से इधर बेंड हुई। नाउ दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ग्लास टू वापस एयर, इट विल बेंड अवे, सीधा जाने की जगह अवे फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो ये था, बट लाइट ये पाथ पे मिलेगी हमारे को बाहर, दोनों रेस एक दूसरे को पैरेलल है, एक्चुअल पाथ जो होना चाहिए था वो और ये, तो ये है हमको निकालना शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम दे देते एम एन। कि रे अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो कैसे जाती स्ट्रेट, अगर ग्लास स्लैब है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल वे, फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वे, तो इसको पैरेलल ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है याद रखना, बट रे शिफ्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे को शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है एन एन, कि कितनी शिफ्ट हुई है, यानी रे जानी चाहिए थी, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट, पर वो रे बेंड होके इधर से इधर गई, इधर भी बेंड हुआ है और इधर भी बेंड हुआ है, यहाँ बेंड हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ बेंड हुआ है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी बिना ग्लास स्लैब के रे ये डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, ग्लास स्लैब रखने के बाद ये डायरेक्शन में जा रही थी, दोनों की डायरेक्शन सेम है ये, बट शिफ्ट हुई है यहाँ की जगह यहाँ, तो वो शिफ्ट निकालना है। तो ये है हमारा एंगल I, ये है हमारा एंगल R, तो ये जो एंगल है बचा हुआ डॉटेड लाइन और ये सॉलिड लाइन के बीच में ये वाला, ये है I माइनस R, एंगल को नाम देंगे A B M N A। तो सपोज ये थिकनेस है T, तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, नॉर्मल है 90 डिग्री,
इन ट्राइंगल ए बी एम साइन आर, सॉरी साइन नहीं, cos r which is adjacent AB upon hypotenuse AM. So AB is अगर लिखेंगे thickness T, so cos r is equals to T upon AM. This is suppose equation number 1. तो याद रखना सीधा जानी चाहिए थी, बट जब ग्लास स्लैब रखेंगे तो वो रे इधर से जाए, तो इतना जगह शिफ्ट हुई है, पैरेलल ही है दोनों रेस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पर वो जो यहाँ से जानी चाहिए थी वो यहाँ से जा रही है, शिफ्ट हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ है? mn, तो वही शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है। तो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला, ये नॉर्मल है, तो इसकी थिकनेस लिया है t ab की जगह, अब ये साइड मिल गई है am यहाँ से, अब हम निकालेंगे इधर वाला mn, देखते कैसे निकलेगा। साइन i माइनस r इन ट्राइंगल, अब हम ये ट्राइंगल लेंगे ANM साइन थीटा, यानी ये एंगल है, अपोजिट यानी mn जो चाहिए वो मिल जाएगा, mn अपॉन हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस है AM, इसीलिए हमने पहले AM निकाल लिया है, ये देखो यहाँ से, तो AM की वैल्यू निकाल लेते, T अपॉन cos r, तो यहाँ लिख देते हो साइन i माइनस r इंटू AM T अपॉन cos r इज इक्वल्स टू mn। देखो तो फाइनल आंसर लिखेंगे mn, शिफ्ट कितना हुआ है वो रे पैरेलल, तो वो निकाल रहे हैं हम लोग, तो इट कैन बी रिटन एज P इंटू साइन i माइनस r, ये अपॉन में cos r, या 1 अपॉन cos की जगह सेक भी लिख सकते हैं आप लोग, T इंटू सेक r इंटू साइन i माइनस r। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द शिफ्ट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से शिफ्ट हुआ है। फिर से देखो, यहाँ से जाते समय बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अब डेंसर टू रेयर जा रही तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पैरेलल है दोनों, याद रखना, ये रे और ये पैरेलल है, तो रे जानी चाहिए थी यहाँ से और यहाँ से जा रही हो, तो शिफ्ट कितना हुआ है nm या mn, कितना शिफ्ट हुआ है, तो वो शिफ्ट का ये फॉर्मूला है। लाइन पे देखेंगे जब न्यूमेरिकल लाइन, एक बार नोट डाउन कर लो फॉर्मूला। तो ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे जाती इधर से, ग्लास स्लैब रखा है तो रे इधर से जा रही, पैरेलल ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो ग्लास स्लैब में से जब लाइट पास होंगी तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बट जो पाथ था वो ये होना चाहिए था और उसकी जगह अब ये है, तो शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है, ये फॉर्मूला ये ऊपर वाला याद है, T इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, टेक वेट करिए। अब देखो थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग पानी से बाहर थे स्विमिंग पूल के, अब मान लो हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर है, हम यहाँ है, या हम होने से अच्छा फिश है समझिए, ठीक है, और बाहर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ बर्ड, मक्खी हो गई, ठीक है चले, तो ये फिश देख रही उसको, ठीक है, कुछ कुछ फिश रहते हैं बाहर, अगर आपने देखा होगा नेट जियो वगैरह में, तो पानी में से पानी मारते और जो कीड़ा वगैरह उड़ रहा है उसको नीचे गिरा देते पानी में और वो मछली खा जाती, तो ऐसा रहता है उसमें, तो ये लोग देख रहे समझो वहां पे, तो रे कैसे आएंगी ध्यान, बड़ी मछली ये, तो यहाँ से रे आ रही इधर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, बट इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसके लिए यहां होना चाहिए था स्ट्रेट,
उसको लगेगा कि वो कीड़ा यहाँ नहीं, वो यहाँ है। फिर से देखना, फिर से बताता हूं। देखो, फिश इस कीड़े को या पक्षी को देख रही, ये एयर में है और फिश डेफिनेटली वाटर में है। तो लाइट यहाँ इसको स्ट्राइक होकर इधर आई है, स्ट्रेट जाना चाहिए था ये ऐसे, बट इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। इसके लिए ये रे स्ट्रेट, उसको ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है। तो ये है हमारी रियल डेप्थ और ये है हमारी एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो जब हम एयर में से वाटर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा बेस ऊपर आ गया, मतलब थोड़ा हमारे नजदीक आ गया। और अगर मैं पानी में हूं, मैं हूं समझो फिश की जगह, तो मेरे को ये ऐसा लगेगा कि ये मेरे से थोड़ा दूर है, रिवर्स जा रहा है। ध्यान रखना, अगर कोई टैंक के बाहर खड़ा हूं मैं और मैं टैंक में देख रहा कोई ऑब्जेक्ट, कॉइन पड़ा है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा ऊपर है, बेस थोड़ा ऊपर आ गया या कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया। बट अगर मैं पानी से बाहर वाली कोई चीज देखूं तो मुझे लगेगा एक्चुअल में वो यहाँ है, पर मुझे वो यहाँ दिखेगा क्योंकि रे क्या हुई है, बेंड हुई है। तो ये है रियल डेप्थ, ये है एपरेंट डेप्थ। थोड़ा सा दूर दिखेगा पानी में से, हम जब बाहर देखेंगे तो वो थोड़ा सा दूर दिखेगा। ठीक है, ये याद रखो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब लाइट कहाँ जा रही है, एयर में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वही वापस से लिखेंगे फिलहाल के लिए, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसको रिवर्स कर दो। सो 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कर दिया, एयर लिख सकते इसको ऐसा, ये वैसे रहेगा h अपॉन h डैश। तो इसको रिवर्स कर दो, म्यू डब्ल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इट इज h डैश अपॉन h। तो यहां फॉर्मूला उल्टा रखेगा, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। और डेफिनेटली यहाँ h डैश इज ग्रेटर देन h है, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट है तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो वो याद रखो, ये h डैश अपॉन h। तो ये याद रखना, अगर हम एयर में से पानी में देख रहे हैं तो फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, और पानी में से एयर में देख रहे हैं जैसे ये केस में लिखा है तो फॉर्मूला याद रखो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस वाटर का तो ऐसा लगेगा कि वो पक्षी यहाँ नहीं, वो यहाँ है, थोड़ा दूर अपीयर होगा। तो शिफ्ट कितना है वो भी निकाल सकते हैं। शिफ्ट इज h डैश एपरेंट डेप्थ माइनस h लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू डाल दो h डैश की, h माइनस म्यू, सॉरी h डैश की h इंटू म्यू माइनस h। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा h इन ब्रैकेट म्यू माइनस, तो h इज द रियल डेप्थ, याद रखो। तो फिर से बता देता, ध्यान देना, जब हम बाहर खड़े हैं, हम बाहर से पानी में देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ है, थोड़ा सा नजदीक फील होगा। पर जब हम पानी में से बाहर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है। और दोनों केस में रीजन बताया है, लाइट बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल या लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो याद रखो, ये नहीं, पानी में रहा तो ये याद रखो कि वाटर में है हम लोग, हम वाटर में हैं, हम बाहर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है पानी से, पर हमको लगेगा कि वो ज्यादा दूर है। और जबकि हम एयर में से जब पानी में देखेंगे, अगर मैं यहां से इस फिश को देखूं, यानी अगर ये बर्ड देखे तो बर्ड को लगेगा कि फिश यहां पर है, यानी थोड़ी नजदीक, और इस फिश को लगेगा कि बर्ड थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो ये फिश का व्यू है कि बर्ड उसको यहां नहीं यहां देखेगा। जब ये बर्ड यहां से उसको फिश को देखेगा तो उसको फिश यहां दिखेगी, थोड़ी ऊपर, ठीक है, नजदीक। तो दोनों भी केस आ गए, ध्यान रखें, नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब सपोज जैसे सिर्फ कंटेनर में हम लोग अभी तक क्या ले रहे थे, सिर्फ वाटर। मान लो 3 अलग अलग टाइप के कुछ लिक्विड्स हैं, इसकी थिकनेस है d1, इसकी थिकनेस है d2, इसकी थिकनेस है d3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। तो कंटेनर में हमने लिक्विड की जगह 3 अलग अलग लिक्विड भर दिए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और थिकनेस भी अलग है। तो अब यहाँ डॉट है तो हमको कहाँ दिखेगा, तो हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दो, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ यहाँ से पूरी उसकी यहाँ तक, तो हम लिखेंगे d1 प्लस d2 प्लस d3। एपरेंट डेप्थ निकालेंगे, सो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. सो वी कैन राइट एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू h अपॉन म्यू. यहाँ d1 है तो वैसा लिखेंगे h d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन म्यू3. तो ये रियल डेप्थ इसकी, ये रियल डेप्थ इसकी, ये रियल डेप्थ इसकी. तो ये रियल डेप्थ हमने तीनों की ऐड करके निकाला. तो एपरेंट डेप्थ इसके लिए कितना आएगा, तो म्यू1 है तो एपरेंट डेप्थ आएगा d1 डैश कर देते इसको. सो d1 अपॉन म्यू1. दूसरे वाले की d2 डैश इज इक्वल्स टू d2 अपॉन म्यू2. और तीसरी वाले की तीनों को ऐड कर. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये याद रखो. कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएंगे इससे. कंबाइन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. तो हम लिखेंगे d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन म्यू2. ये कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों का आप लोग चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं. ये एक ही लिक्विड रहा तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था. तीन अलग अलग लिक्विड के लेयर से या दो होते तो दो के लिए लगा सकते थे. तो वहां से d1 प्लस d2 आता अगर दो होता. देखिए ये जस्ट बेसिक है, थोड़े से फॉर्मूले याद रखना. अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जो हम डिफाइन कर रहे हो ध्यान से देखना. क्रिटिकल एंगल, पहले क्रिटिकल एंगल बताता क्या है, इसको डिनोट करेंगे IC और फिर देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, पहले क्रिटिकल एंगल देखते हैं फिर देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हटा देते हैं यहाँ से. पहले क्रिटिकल एंगल देखते हैं. यहाँ लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल IC से डिनोट करेंगे. देन हम दो मीडियम की बाउंड्री बना रहे हैं. समझना ध्यान से. ये है रेयर मीडियम बाहर वाला सच एज एयर सपोज, और नीचे वाला डेंसर मीडियम सपोज ग्लास. ठीक है, तो ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट. एंड ध्यान रखो लाइट कहाँ जा रही है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. ये फिक्स है, हाँ, ये चेंज नहीं होना चाहिए. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी हमारे को क्रिटिकल एंगल क्या है वो मिलेगा. ध्यान रखो, ये याद रखो. इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. तो देखो फर्स्ट ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस समझो I1. तो लाइट विल बेंड, स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाते हुए देखो डेंसर टू रेयर जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा रहे हैं. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I2, ये I1 था. एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा. मींस लाइट विल बेंड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, पहले यहाँ एंगल समझो 30 डिग्री था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये था. अब यहाँ समझो हमने 40 कर दिया, 30 की जगह 40. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डेफिनेटली क्या हो गया, इंक्रीज. लाइट हैज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा. अब हमने कर दिया समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस I3. लाइट विल बेंड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नाउ द लाइट विल ट्रैवल along the boundary of the medium. In this case यहाँ angle of refraction था समझो R1, यहाँ R2, तो R1 was greater than R2. ठीक है, I की वैल्यू बढ़ गई तो R की भी वैल्यू बढ़ गई. और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ angle of refraction कितना हो गया, 90 डिग्री. At that time the angle of incidence is called critical angle. देख लो एक बार फिर समझा तो वापस. तो याद रखो लाइट जब डेंसर टू रेयर जाएंगी तभी ये फिनोमिनन पॉसिबल है, अदरवाइज ये फिनोमिनन पॉसिबल नहीं है.
क्योंकि when light travels from rarer to denser it will bend towards the normal, नॉर्मल की तरफ आ रहा है, ये जा रही नॉर्मल से दूर। फिर से देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लाइट हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया, एंड लाइट हैज बेंट फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल such that now it is traveling on the boundary of the medium, boundary of the two medium. That angle of incidence is called critical angle, याद रखो। तो लाइट जा रही थी एयर में और कहां से जा रही थी, ग्लास या वाटर में से, समझो तो वाटर ले लेते हैं, ग्लास लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लास लिख। तो हम यहाँ पे ग्लास एयर लिखने की जगह मीडियम लिख लेते। तो एयर में जा रही थी लाइट, कहां से, मीडियम में से, तो ये लिख लिया हमने, और फॉर्मूला है साइन I अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ, फॉर्मूला बना रहे क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। अब इसको वैसे रखो, साइन I और साइन R मतलब 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो इसको रिवर्स कर देंगे और इसको भी रिवर्स करेंगे, तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन साइन IC। ये फॉर्मूले से आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो आप यहाँ अगर निकालना चाहते हैं कि कितने एंगल से मैं ग्लास पे लाइट इंसिडेंट करूं सच दैट वो बाहर एयर में नहीं जाए, बाउंड्री पे ट्रैवल करे, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डाल दो 1.5, साइन की वैल्यू निकल जाएंगी, IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देख लो, लॉजिक समझ में आया कि जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि द रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम में जाने की जगह वो बाउंड्री पे ट्रैवल करेंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। फॉर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, याद रखना डेंसर टू रेयर मीडियम, फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, बाउंड्री पे जा रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल का ये फार्मूला याद रखो, mu is equals to 1 upon sin IC। ये यूज होता फाइबर ऑप्टिक्स में, पूरा हम डिटेल में नहीं ले रहे, समझो ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 सपोज, यहां से लाइट डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में यही लॉजिक यूज होता, लाइट एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट करते सच दैट वो बाहर वाले मीडियम में नहीं जाए, वो वापस उसी मीडियम में अंदर आ जाए। तो उसके लिए क्या मालूम करना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होते होते मल्टीपल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, जबकि ये जो ग्लास का ट्यूब है ये ट्रांसपेरेंट है, तो भी लाइट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो सब क्या पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल पे, वो समझा था आगे देखते पहले। तो याद रखो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये वाली लॉजिक, जब लाइट ट्रेवल कर रही फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, इट बेंड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, इट बेंड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट अब कंडीशन ऐसी आ गई कि इट इज ट्रेवलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम, ये बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम, एट दैट टाइम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इसके आगे लेते हैं। अब देखो क्रिटिकल एंगल पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हटा देता थोड़ा और आगे डायग्राम को बढ़ा, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे। ये आप लोगों ने स्ट्रेट बनाना, थोड़ा सोर्स देख के, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आगे जाएगा, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I which is greater than critical angle। now light will not change the medium, it will bend further away, और ये इधर ही आएंगे। इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भले बाहर ट्रांसपेरेंट है वो ग्लास, बट लाइट बाहर नहीं गई है, वो और ज्यादा बेंड हो गई। हमने क्रिटिकल एंगल जब एंगल रखा है तो 90 डिग्री पे चल रही थी लाइट, हमने एंगल क्रिटिकल एंगल पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा देंगे, ये डाल दिया कंडीशन। अब अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये और थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो गई, और ज्यादा बेंड हो गई,
तो नाउ मीडियम चेंज नहीं हुआ है, लाइट भले ही ट्रांसपेरेंट मीडियम में है पर वो मीडियम क्रॉस करके बाहर नहीं गई है, वहीं के वहीं उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स का जो मैंने बताया वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज आता। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो भी हम लेंगे बाद में, तो रेनबो में भी होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ध्यान दो, तो ये समझ में आया ना? फिर से बता देता एक बार देखिए। फिर फाइबर ऑप्टिक्स का एक बार फिर से बता दूंगा और इसकी एप्लीकेशन फिर से देख लेंगे कल। ध्यान पूरा नहीं बना रहा है, ये डेंसर और ये रेयर है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है IC, तो उस टाइम पे लाइट ट्रेवल करेगी अलोंग द बाउंड्री। तो देखो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन फिर से, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जा रही फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। याद रखना, रेयर टू डेंसर में ये पॉसिबल नहीं होगा। When light is traveling from denser to rarer medium, critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. The light will not change the medium, it will travel along the boundary. और critical angle का फॉर्मूला ये था, refractive index of denser medium it is equals to 1 upon sin IC। समझो ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो मैंने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा एंगल ज्यादा कर दूंगा। तो ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, so I is greater than IC। Now light will bend furthermore and it will not change the medium, it will travel in the same medium, जबकि ट्रांसपेरेंट है फिर भी वो सेकेंड मीडियम में नहीं जा रहा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरे वेरीफाई होंगे, I is equals to R वगैरह सब। तो लाइट ने मीडियम चेंज करने की जगह उसी मीडियम में ट्रैवल हुआ है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता, डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है पर लाइट के फॉर्म में, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास से बनता, फ्लेक्सिबल ग्लास से, जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो पता है 1.7, तो हम क्या निकालेंगे उसका क्रिटिकल एंगल, ये फॉर्मूले से। एक बार मेरे को क्रिटिकल एंगल मिल गया तो मैं एंगल थोड़ा सा उससे ज्यादा रख दूंगा लाइट जो हम भेजने वाले हैं उसके अंदर यहाँ पे। तो एंगल अगर ज्यादा है तो लाइट मीडियम चेंज नहीं करेगी, वहीं रिफ्लेक्ट होंगी, फिर आगे रिफ्लेक्ट होंगी, आगे रिफ्लेक्ट होंगी, तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते जाएंगे और लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में यही लॉजिक यूज होता है, रेनबो फॉर्मेशन में भी यही लॉजिक यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और वो बाद में देखेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन है, फाइबर ऑप्टिक्स में यानी पतली सी केबल रहती, ग्लास, फ्लेक्सिबल ग्लास से बनी हुई, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लाइट बाहर क्यों नहीं निकलेंगी, क्योंकि हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे वो रखेंगे क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रहेंगी, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे और डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल पता करना है, इससे पता करो, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा उससे ज्यादा रखो तो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएंगी, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। इस फिनोमेनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो फॉर्मेशन में भी यही काम आता, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी यही लॉजिक काम आता। अगर आपके पास घर में ग्लास स्लैब है और लेजर है, तो आप लेजर यहाँ से पॉइंट करेंगे तो लेजर बाहर निकल जाएंगे, तो इसका धीरे धीरे एंगल चेंज करो। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा कि लेजर वो ग्लास स्लैब से बाहर जाने की जगह अंदर जाते रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे हमारे पास, बाहर की तरफ जो जा रही थी वो नहीं जाएंगी। पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये वीडियो आप लोगों को YouTube पे देखने को मिल जाएंगे, ढूंढना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लीजिए। इसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा इसका एक आधा एप्लीकेशन और फिर हम इस पे जाएंगे लेंसेज पे। तो लेंसेज एक बार आप लोगों ने देख लेना है, लेंसेज का टॉपिक थोड़ा एक्सटेंड भी करना है हमारे को। लेंसेज में जो होगा वो रिफ्रैक्शन होगा, ये सब ठीक है, देख लो एक बार।